चलिए फटाफट से आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? किसको ऐसा छूट प्रदान किया गया? तो देखिए ध्यान रखें, राष्ट्रपति साहब हैं और राज्यपाल साहब हैं, दो जने ऐसे हैं जिनको विधि के समक्ष जो है समानता से इनको छूट प्राप्त है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 में, ठीक है, आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष जो समानता वाला जो ये अधिकार है, इससे इनको एग्जम्प्टेड रखा गया है, छोड़ा गया है, इनको छूट प्राप्त है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो इनमें जो शामिल है वो अगर उसकी हम बात करें तो पहला तो है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है। दूसरा आता है देखिए प्रदर्शन एवं विरोध करने का अधिकार, और तीसरा आता है चुप रहने की स्वतंत्रता। तो ये तीनों जो है ये आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और चुप रहने का स्वतंत्रता, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा यानी अलग करेगा? तो ये देखिए वर्णित है आर्टिकल 50 में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करते हैं कौन भाई साहब? तो वो जो है देखिए राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति के दया पे यानी या फिर उसको बोल लीजिए प्रसाद पर्याप्त जो है पद ये धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं बिना कोई रीजन दिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक तरीके से इनको प्रसाद के रूप में ही पद मिला हुआ है राष्ट्रपति से। 5 नंबर देखते हैं। भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो भारत की जो संसद है, ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का कलेक्टिव जब ये तीनों मिलते हैं तो उसको बोला जाता है भारत की संसद। ठीक है, आर्टिकल 79 में जो है ना यह प्रावधान है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर यह बनेगा। आर्टिकल 79 में साफ सुथरे बातें यहाँ कही गई हैं। 6 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के मूल अधिकारों के अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परमदर्शिता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे देखिए याद रखें सरदार पटेल थे। सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, तो इसमें जो है टोटल की अगर हम बात करें तो 7 सदस्य थे, 7। ठीक है, संविधान सभा प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये इस समिति के अध्यक्ष थे और इनके साथ 7 जने और थे। 8 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो प्रस्तावना के संदर्भ में जो कथन सही है वो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो ये जो स्टेटमेंट है याद रखें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो सरकारी आयोग का जो गठन है याद रखें 1983 में किया गया था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। देखिए क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? इन सब में कौन सा कथन सही है उसकी बात करनी है। तो इसमें जो कथन है देखिए केवल स्टेटमेंट सेकंड वाला हमारा सही होगा। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया था। तो उस हिसाब से केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? ये कहाँ पे ये संशोधन अधिनियम ये कब पारित हुआ यहाँ पे ये बताना है। तो ये जो पारित हुआ था देखिए 44वां संशोधन हुआ था, उसमें ये बात कही गई है। कब हुआ था ये? तो 1978 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, 1978 में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है उनकी रिटन लिखित सिफारिश पे ही सिर्फ ये कर सकते हैं। ठीक है,
13 देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो ये जो है जापान के संविधान से कॉपी पेस्ट करा गया है, यानी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? देखिए इनका जो नियुक्ति होता है वो होता है आर्टिकल 148 के अंतर्गत, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, निम्न में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं कौन सा चीज आता है, क्या नहीं आता है यहाँ पे ये बताना है। देखिए इसके अंतर्गत जो नहीं आता है तो यहाँ पे तो सीधे सीधे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब आता क्या क्या है वो जान लीजिए। तो इसके अंतर्गत आता है बैंकिंग आता है, बीमा आता है, ठीक है, शिक्षा आता है, पर्यटन आता है, चिकित्सा आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसे पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? तो जो है वो याद रखें, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सब पे जोर दिया गया था। कब आया था? तो ये आया था 1974 से लेके 79 तक, ध्यान रखें, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं, मुद्रास्फीति बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को क्या कौन दर्शाता है? ये जो याद रखें फिलिप्स वक्र इसको कहा जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, 18 क्या है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे जो है ना मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि में प्रभाव पड़ता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो इसमें सबसे प्रचलित माप की अगर हम बात करें तो वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके चलिए, 20 है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा ये दी गई है? तो ये जो अवधारणा दी गई है रेगर नेक्स के द्वारा दी गई है, बी करेक्ट हो जाएगा। 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? देखिए व्यापक मुद्रा की अगर हम बात करें तो M3 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। M3 जो है व्यापक मुद्रा इसको कहा जाता है। 23, निम्न में से कौन मुद्रा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? याद रखें खुले बाजार की जो क्रिया है यही जो है मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई का लेखा वर्ष कौन सा होता है? देखिए आरबीआई का जो लेखा वर्ष की अगर हम बात करें तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है याद रखें 1 जुलाई से 30 जून होता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से निम्न के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो याद रखिए राजकोषीय घाटे के बराबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 26 देख लेते हैं, निम्न में से भारत में किस समूह के चट्टानों का धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो है याद रखें धारावाड़ समूह का जो चट्टान है उसी का जो है ये धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत होता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कोडरमा चांदी, ये गड़बड़ है। कोडरमा जो है कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चांदी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28, निम्न में से 28 देखते हैं, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की जो हम बात करें तो वो है राजस्थान, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 29, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? असम राज्य की राजधानी जो है देखिए इन सब में से तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। आप सबने आई होप पढ़ा ही होगा, दिसपुर असम का कैपिटल है। 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो वो जो जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है वो है हम्बोल्ट जलधारा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 31, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो वो देश जो स्थलरुद्ध है वो है जर्मनी, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो हिमालय की जो पूर्ववर्ती नदी नहीं है ध्यान रखें वो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों के तीनों हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है, सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसी नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में है। मतलब कि वैसी नदियां जो हिमालय के बनने से पहले से ही हैं उसी को पूर्ववर्त, ठीक है, यानी कि हिमालय से पहले से, पूर्व से है ना, वो अस्तित्व में, उसी को कहा जाता है। अब कौन कौन से हैं, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये जो तीनों नदियां हैं ना, ये हिमालय के उत्पत्ति से पहले से ही अस्तित्व में है। ठीक है, और अगर कहा जाए सबसे नवीनतम अगर कोई पर्वत श्रेणी कहा जाए तो वो हिमालय को ही कहा जाता है, सबसे नया, नवेला, जवान एकदम। ठीक है, इसी को कहा जाता है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 33 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो जिस महासागर से होकर गुजरती है वो है प्रशांत महासागर, सी करेक्ट हो जाएगा। 34, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है याद रखें ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 35 देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में जो नहीं गिरती है वो याद रखें, अरब सागर में गोदावरी नहीं गिरती है, डी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में। ठीक, 36, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला अगर भारत की बात करें तो वो है माही, ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा माही जो पौंडीचेरी में स्थित है। ठीक है, माही। 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। तो 3 देशों के साथ जो सीमा रेखा नहीं बनाता है वो है मिजोरम, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है क्या। तो प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है वो है स्वच्छ आसमान, डी करेक्ट हो जाएगा। 39, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका है। तो लाइकेन जो है सबसे अच्छा सूचक है वायु प्रदूषण का, ये यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध है याद रखें, प्लासी का युद्ध 23 जून 1957 को प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव के बीच ये हुआ था। 41 देखते हैं, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। तो सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय शासक जो था हैदराबाद का जो है निजाम था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। ठीक है, याद रखें। 42 देखते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, 43, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये जो है लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा कब, 1819 में इसको लागू किया गया था। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब के कुछ जिलों में इसको लागू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, ध्यान रखें इस बात का। 44 देखते हैं, किताबुल हिंद की रचना किसने की। तो किताबुल हिंद की जो रचना है वो अल बरूनी ने की थी, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का समकालीन की अगर हम बात करें तो जो था वो था घनानंद, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 46, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो अष्टदिग्गज जो है याद रखें महान राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, याद रखें। 47, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। ये लूसेंट का बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप जाओगे वहीं पे आपको दिख जाएगा। तो अगर लूसेंट आपने तरीके से पढ़ा है तो आपको ये आंसर बिल्कुल आना चाहिए। तो करेक्ट हो जाएगा, देखिए भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 48 में क्या है, चलिए तो 48 में है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो देखिए बाबर ने जो है ना खानवा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, गाजी की उपाधि इसी के बाद धारण की थी बाबर ने। ठीक है, उसके बाद बाबर को बादशाह एवं कलंदर भी कहा जाता था। तो बाबर का जो और भी जो उपनाम है आपको उसको भी याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 49 देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। तो ये जो अधिनियम है ये याद रखें लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, किस बौद्ध संगति के दौरान
अभिधम पिटक की रचना की गई थी? इसकी जो रचना है देखिए तृतीय बौद्ध संगति के दौरान की गई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था तृतीय बौद्ध संगति? तो ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अभिधम पिटक की रचना इसी में हुआ था। ठीक है, जिसको बौद्ध दर्शन भी कहा जाता है। 51 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा उसको बताना है। तो इसका जो सही कालक्रम है देखिए वो हो जाएगा, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, याद रखें सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद क्या आया? तो उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आया। ठीक है, याद रखें। चलिए इसका मैं आपको ईयर भी बता देता हूं। तो अगस्त प्रस्ताव देखिए सबसे पहले ये आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो ये आया अगस्त, ठीक है, 1940 में। ध्यान रखें इस बात का, 1940 में। ठीक है, अगस्त 1940 में ये आया। ठीक है, चलिए उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब आया? तो ये आया अक्टूबर 1940 में। ठीक है, ये भी 1940 में आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन कब आया भाई? तो ये आया मार्च 1942 में। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आया। ये कब आया? तो ये आया अगस्त 1942 में। ठीक है, अगस्त 1942 में। तो सही जो हमारा यहाँ कूट बैठ जाता है वो ए हमारा सही हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। 52, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? तो इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो याद रखें इल्तुतमिश ने की थी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसी के अंतर्गत की गई थी, इल्तुतमिश के अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त उसने तुर्काने चहलगानी की स्थापना की तथा उसने शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, इल्तुतमिश को गुलाम भी कहा जाता था, ये भी याद रखें। 53, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? तो याद रखें वो था जॉन लॉरेंस। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 54, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अलाख तख्त की स्थापना की थी? तो जिसने अलाख तख्त की स्थापना की थी वो गुरुदेव थे, याद रखें क्योंकि पूछा गया है बार बार। तो ये थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो जिसने इस्तीफा दिया था वो था शंकरन नायर। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो शंकरन नायर ये याद रखें, ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में या ड्यूरेशन में हुआ था? तो वो था लॉर्ड लिट्टन। एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार इसी के टाइम में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1877 में। ठीक है, इसी के समय में हुआ था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और दूसरी दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, वो हुआ था 1930 में। ठीक, और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय हुआ था, वो हुआ था 1911 में, जिस समय फिर जो है बंगाल विभाजन हुआ था। और फिर 1911 में जो है फिर दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया। तो ये जो है सारा इसी टाइम ये हुआ था। ठीक है, तो 1911 में तीसरा हुआ था। तो याद रखें मैंने आपको सारा ईयर ही बता दिया। 57 देखते हैं, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए शक्ति का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो है ml²t³। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो तीव्र अवशोषण की जो बात हम करें अगर, वो है नीला एवं लाल का। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 59, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल की अगर हम बात करें तो जो मिश्र धातु है वो है Cu+Sn+Zn। ठीक है, याद रखें CuSnZn। और आपके लिए यहाँ पे एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसका प्रॉपर जो है नाम ही याद करके रखे होंगे फुल फॉर्म में। तो आप सभी को यहाँ कमेंट करके बताना है CuSnZn का पूरा नाम क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बाकी मैं अगर नहीं बता पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो चश्मे के जो लेंस है ध्यान रखें वो जो बनाए जाते हैं वो होते हैं क्रुक्स कांच। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 61, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो नेत्रदान में हमेशा याद रखें कॉर्निया का डोनेशन किया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सही नहीं है?
तो इसमें जो सही नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो वो है आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये जो है सही नहीं है, तो हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 63। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा भी में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं? तो इस युक्ति को हम कहते हैं रेक्टिफायर, बी करेक्ट हो जाएगा। 64। जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? देखिए जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं 65। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? देखिए सिल्वेनाइट जो है सोने का अयस्क है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 66। 66 में क्या है? सुमेलित यहाँ पे करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए लाइपेज जो है ये वसा विघटन एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। उसके बाद बात करते हैं ट्रिप्सिन, तो ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एमाइलेज का, तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला ये एंजाइम है। और अगर हम बात करते हैं इरेप्सिन का, तो ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है। तो हमारा जो सही कूट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 67 नंबर। क्या है 67 यानी 67 में क्या है? तो 67 में है किसी अप्रत्यक्ष की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं? तो वो है निकेल, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 68। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है मनीष नरवाल का वो है पैराशूटिंग से, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला है 69। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है प्रदान किया गया है NS धर्मशक्तु को प्रदान किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में से किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला था? तो ये जो पुरस्कार मिला था वो था जोफ्रा आर्चर, डी करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लैंड के सुपर फास्ट बॉलर हैं जोफ्रा आर्चर, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया था। 71 नंबर देखते हैं 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? 14th क्रिकेट वर्ल्ड कप यहाँ बात हो रही है, तो ये जो आयोजित किया जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कब होने वाला है? 2027 में ये होने वाला है, ठीक है। 14वां विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा और 13वां विश्व कप का आयोजन जो है 2023 में होने वाला है। कहाँ? तो ये इंडिया में होने वाला है। नंबर याद रखें 13वां है, ये इंडिया में जो होगा वो 13वां है और ये 14वां है जो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। 72 नंबर देखते हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? देखिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के जो लेखक हैं वो हैं स्टीव वॉ, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं 73 नंबर। नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया था वो रशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं 74। चलिए नेक्स्ट, यस, किस वर्ष तक भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2030 तक का टारगेट रखा गया है। 75 अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई? तो भारत की पहली महिला जो युद्ध सेवा मेडल पाई हैं वो हैं मिंटी अग्रवाल, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 76। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? तो महिला एकल खिताब की जो उपविजेता है वो है सोफिया केनिन, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो महिला एकल खिताब की विजेता इग्रा स्वेता एवं सोफिया केनिन, ये दोनों संयुक्त रूप से थी और फ्रेंच ओपन में इन्होंने जीता। और फ्रेंच ओपन 2020 अगर पुरुष एकल के खिताब के विजेता की बात की जाए तो वो थे राफेल नडाल एवं उपविजेता थे नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो यहाँ बात हो रहा है उपविजेता का, तो उपविजेता हमारी सोफिया केनिन थी, विजेता की बात होगा तो ईगा स्वेतेक हो जाएंगी। 77 नंबर देखें एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान जो प्राप्त हुआ वो था अमेरिका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगले की ओर बढ़ते हैं 78। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कितने नंबर के? तो वो है बने हैं 46वें नंबर के, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि किस पार्टी से उनका रिलेशन है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के वो हैं जो बाइडेन, और जो कि अमेरिका के 46वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं।
अगले की ओर बढ़ते हैं 79। 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में ये प्रस्तावित है? तो ये जो होने वाला है और जो प्रस्तावित है ये है ब्रुनोई में। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में ब्रुनोई में प्रस्तावित है। ठीक है, और 36वां और 37वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में ये कहाँ पे हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था। ठीक है, और ये कैसे हुआ? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया गया था। 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। यस, चलो 80 नंबर चेकआउट करते हैं। ओके, चलिए। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो इसमें जो स्टेटमेंट सत्य नहीं है वो देखिए, इन सब में केवल जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो केवल और केवल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों पॉल और मिलग्रोम एवं रॉबर्ट ब्री मिलग्रोम को प्रदान किया गया, ये जो है ये सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। सत्य क्या है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार देखिए साल 1969 में प्रदान किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वीरेज रिक्स बैंक द्वारा ये इसका स्थापना किया गया था 1968 में। ठीक है, और इलिग्नार ओस्ट्रोम वर्ष 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी थी। और 2020 की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों पॉल और मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी सिद्धांत के सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? देखिए, किस मंत्रालय के द्वारा एसएम पोर्टल का शुरुआत किया गया है? तो इस एसएम पोर्टल की जो शुरुआत की गई है वो याद रखें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 82। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश में जो करंट जो हमारे गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, और कर्नाटका की बात करें तो वजुभाई वाला है वहाँ पे। केरल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है, और तेलंगाना की बात करें डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ साउथ के आपके ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के आपको बता दिए। 83 देखते हैं। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की अगर बात करें तो वो है के विजय राघवन। ठीक है, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। के विजय राघवन भारत सरकार के वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ध्यान रखें इन सबका। 84 देखते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? तो इसके जो महासचिव हैं वो हैं इसाला रुवीन विराकून। ठीक है, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 85। नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने जो हस्ताक्षर किया है वो स्पेन के साथ किया है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86। दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? तो बुरेवी चक्रवात से अगर हम बात करें तो वो जो राज्य था वो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगा। 87। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव का जो आयोजन है देखिए ये किया गया था एमपी में, मध्य प्रदेश में। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88। विश्व लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो देखिए 53वां है। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा ये हर साल जारी किया जाता है वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक, और 2020 में भारत का स्थान 53वां है, और इस सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक हासिल किया वो नॉर्वे ने किया है। ठीक, 89। कपिला अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? तो इसका जो संबंध है वो है शिक्षा मंत्रालय से। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कपिला अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। ठीक, और इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये जो है देखिए ये यूपी का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है सूर सरोवर झील। ठीक, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 91। सहयोग काजिन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये जो है किया गया है भारत और जापान के बीच में। सी करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्लो खुर्सानी को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है? तो ये जो दर्जा दिया गया है ये है सिक्किम की मिर्च। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भल्लो खुर्सानी। ठीक, 93 नंबर देखते हैं। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में
अपने उत्पाद पेश करती है। जितने उस मोहल्ले में मकान हैं फिर भी उसके पास 5,000 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? तो उसके जो कुल उत्पाद की बात करें तो वो हो जाएंगे 630। ठीक है, 5 उत्पाद यहाँ बचते हैं। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं। 94 क्या है? एक भवन निर्माता ने 2,550 रुपये उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। जब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी कि वो उसे आसानी से 4% में लौटा देगा? तो जो प्रत्येक किस्त होगी वो होगा 1,352 रुपये। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 95 नंबर। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी जो और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा, निकालना है। तो सबसे लंबी और छोटी की बात करें तो वो हो जाएगा, देखिए याद रखें, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर्स ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ डी हो जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 96 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची और उन पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना था? तो उसके जो लाभ का प्रतिशत अगर बात करें तो 25% था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 97। 3 दोस्त क्रमशः 1500, 1800 और 2100 मिस जो है भिन्न भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। बताएं कि समय के किस अनुपात में उन्हें अपनी पूंजी निवेश की थी? तो उन्होंने जो पूंजी अपनी निवेश की वो 42:35:30 के रेशियो में उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की थी। बी करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं। आसियान किस देश की राजधानी है? असनसियान। ठीक है, असनसियान है। ठीक है, किस देश की राजधानी है? तो ये है पराग्वे की। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। पराग्वे की राजधानी असनसियान है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 98। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, ये बताना है। तो ये जो लोक नृत्य है याद रखें अरुणाचल प्रदेश का है। ये करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप याद रखें गोल्फ से ये रिलेटेड है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने प्रैक्टिस सेट के मार्क्स को और स्कोर को जरूर डिस्कस करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।